हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके आरआरबी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जो हमारी क्लास है वो हमारी नॉन फार्मा में जनरल साइंस में फिजिक्स की क्लास है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के आपके सामने डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी कभी। देखिए, जो आपसे फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे यूनिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे, सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बट होता क्या है कि हमने पढ़ा नहीं होता है, हमने रिवीजन नहीं किया होता है, इस वजह से हम उन क्वेश्चंस को गलत कराते हैं, उनका आंसर नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि होते वो सिंपल ही क्वेश्चन है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही देखिए, ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। और आज जो क्लास है, ठीक है, इसके बाद हम आपसे कुछ ऑप्टिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लेंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। लेंस है कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है, ऐसे रिलेटेड आपसे किस तरीके की इमेज बन रही, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, उन क्वेश्चंस को भी। बट आज हमारी जो क्लास है वो जनरल फिजिक्स की क्लास है। इसमें देखिए अच्छे क्वेश्चन है, बट समझिएगा। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे, द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड एंड व्हाट डज इट मीन। ठीक है, क्या हुआ, भौतिक फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या। देखिए, अगर आपने ये पढ़ा है तो फिर आप इसको बहुत अच्छे ढंग से निकाल लेंगे। नंबर एक यहाँ पे फ्यूसिस, या यहाँ पे फाइसिस, या यहाँ पे न्यूटन, या यहाँ पे फिजिसिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, दो चीजें होती हैं। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, जब हमने नहीं पढ़ा तो हम यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिसिया। अरे हाँ, हो सकता है यही आंसर, लेकिन यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे फ्यूसिस। ठीक है, फ्यूसिस जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। तो आपको याद रखना है, जो फिजिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो फ्यूसिस वर्ड से आया है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स। अब ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट सिंपल है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको याद नहीं होगा। उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 10⁻7 होगा या 10⁻5 होगा, इन दो में आप कंफ्यूजन होगे। आप ऐसा नहीं कि 10⁻3 और 4 में कंफ्यूजन नहीं होगे, आप 5 और 7 में होगे। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे 10⁻5। ठीक है, आप याद रखिएगा 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कितने होते हैं, 10⁻5 डाइन होते हैं। ठीक, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और देख लीजिए, ये देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि आपको 7 का कंफ्यूजन क्यों होता है, तो इसलिए होता है 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और आपका जो 1 जूल होता है उसमें होते हैं आपके 10⁻7 अर्ब होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है कि 10⁻5 और 10⁻7 में। ओके, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा इस तरीके से लिखते हैं। ओके, कोई भी आपकी हो एक्स वाई जेड, कोई भी क्वांटिटी हो एक्स वाई, इस तरीके से लिखी जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो कौन सी रहेगी आपकी, स्पीड रहेगी, डिस्टेंस रहेगी, टाइम रहेगा या डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो इस जगह पे होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। ओके, और आपकी जो यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड जो रहती है, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड ये दोनों क्या होती रहती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कौन सी, आपकी डिस्टेंस एंड साथ साथ में स्पीड जो होती है वो आपकी क्या रहती है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी रहती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो होता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, ये रहता है आपका फर्स्ट लॉ। ये होता है आपका सेकेंड लॉ, ठीक है, और ये होता है आपका थर्ड लॉ। आपके तीनों लॉ यहाँ से क्लियर हो गए। जो आपका अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर यहाँ पे सही है वो है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, कि आपका जो फर्स्ट लॉ है वो है जड़त्व का नियम, और जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ मोमेंटम, थर्ड है यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया आपका नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, यही तीनों न्यूटन के क्या होते हैं, नियम होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट याद रहना चाहिए आपको। आप कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, जब आप नहीं रिवीजन करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी, आपने रिवीजन कर रखा होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था, कोई नहीं, यहाँ पे समझते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, ठोस कोण सॉलिड एंगल का मात्रक क्या है।
ठीक है, रेडियन है, डिग्री है, या यहाँ पे आपका स्टेरेडियन है, या यहाँ पे आपका कैंडेला है। तो जो आपका सॉलिड एंगल का मात्रक होता है वो आपका क्या रहता है, स्टेरेडियन रहता है। और एक चीज यहाँ पे आपको मैं क्लियर करता हूँ, जो आपका सॉलिड एंगल का है वो क्या हो गया आपका स्टेरेडियन, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बट एक चीज और आप साथ में ध्यान रखिएगा, अगर कोई 2D प्लेन एंगल में पूछा जाता है तो आप वहां पे क्लिक करेंगे रेडियन को, और अगर आपसे 3D सॉलिड एंगल का पूछा जाता है तो आपको पता क्लिक करना है यहाँ पे स्टेरेडियन पे। ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे कि आपको रेडियन कब क्लिक करना है और आपको स्टेरेडियन कब क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ठीक है। अब टू प्लेन मिरर्स के बीच में कितने इमेज बनने की संभावना है, कितने प्रतिबिंब का सूत्र क्या है वो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है। तो पहला यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 360 बाई थीटा, या n इक्वल टू 360 इंटू थीटा, या n इक्वल टू थीटा बाई 360, या n इक्वल टू 180 बाई थीटा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका फार्मूला होता है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी इस जगह पे बताता हूँ। देखिए अगर आपका ऑड के केस में हो तो आपका फार्मूला ये रहेगा 360 बाई थीटा, ठीक है। और अगर इवन का केस है तो उस जगह पे आपका क्या रहेगा 360 बाई थीटा माइनस 1। ये बात आप याद रखिएगा, अगर पेपर में मेंशन हो तो ये भी चीज आप ध्यान रखना कि आपको कौन सा टिक करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कैसे बदलती है, बढ़ जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कांस्टेंट रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो यहाँ पे जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर के साथ वो क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। बात आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या होती है, रेजिस्टिविटी आपकी घटती चली जाती है, किसकी, सेमीकंडक्टर की। बट आपके मेटल्स में क्या रहता है, उल्टा रहता है, ओके। ये भी चीज आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर में क्या होती चली जाती है, आपकी डिक्रीज होती चली जाती है, और मेटल के केस में यहाँ पे क्या रहता है, उल्टा रहता है, ओके। चलिए 17 नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्रोत है, ठीक है। कौन है यहाँ पे, देखिए चार्ज एट रेस्ट, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है, नन ऑफ द एबव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो स्रोत होता है, जो यहाँ पे सोर्स रहता है, वो रहता है आपका एक्सेलरेटेड चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्वरित आवेश बोलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पर, इंटरफेरेंस पर, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्पर्शन पर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है वो बी सही है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है कौन, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर। स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था जब क्लास स्टार्ट हो रही थी, इसके बाद मैं ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे बार बार, कई पेपर्स में पूछे जाते हैं, लेंस से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन ये एक्सप्लेन करूंगा और सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे ऑप्टिक्स के, इसीलिए, ठीक है। अभी जो आपका है यहाँ पे बी ऑप्शन इसका ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रेक्टिफायर, यहाँ पे रेक्टिफायर का मेन काम क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है, आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, या यहाँ पे क्या करता है, टू सेट अप वोल्टेज को बढ़ाता है, या कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, या यहाँ पे क्या करता है, टू मेजर करंट। तो रेक्टिफायर का जो यहाँ पे वर्क होता है, वो रेक्टिफायर क्या करता है, आपकी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। एसी को क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। What is the value of electric field inside a charged hollow spherical cell? अब ये देखिए यहाँ पे समझिएगा कि एक आवेशित खोखले गोलीय कोष, ठीक है, हॉलो स्फेरिकल सेल के अंदर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जब आपका कोई भी यहाँ पे हॉलो स्फेरिकल सेल है, ठीक है,
हालो स्फेरिकल सेल के अंदर का पूछा गया है, कितना हो सकता है उसके अंदर, इनफाइनाइट हो सकता है, सेम हो सकता है, जितना सरफेस पे उतना अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक्स चार्ज है तो यहाँ पे पूछा गया कितना है, ठीक है। और यहाँ पे जीरो हो सकता है या डिपेंड ऑन रेडियस हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी हालो सरफेस की बात करी जाए तो वहां पे आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे उसके अंदर कितना चार्ज होगा। उसके अंदर जो यहाँ पे स्टूडेंट चार्ज रहेगा वो रहेगा यहाँ पे जीरो। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है वो आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। जो आपके जब भी हॉलो स्फेरिकल सेल की बात की जाए तो क्या रहेगा यहाँ पे जीरो रहेगा उसका, ठीक है। ये यहाँ पे इसका क्या है एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र हमेशा कितना रहता है, कितना रहता है, हमेशा शून्य रहता है। और सारा आवेश कहाँ रहता है, उसके सतह पर रहता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। चार्ज रेसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। इसके बाद जो फिजिक्स की क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास वो भी होगी, उसमें हम आपके सामने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और सारे क्वेश्चंस को और सारे क्लासेस को आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।